स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एक्सेट्रा जो भी कंसेप्ट है वो करेंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह के बारे में बताया था, करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन। आज हम पहले ओम्स लॉ करेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ में जो है ये पोटेंशियल का करंट के साथ जो है रिलेशन है। जो सपोज कोई ये कंडक्टर है जिसके एंड्स पर आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो अगर I इज प्रोपोर्शनल टू V तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल करंट के एंड V इज इक्वल टू RI। ये जो R है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, राइट? तो R इज इक्वल टू V ओवर I। ये जो है कांस्टेंट तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor। ये ओम्स लॉ है। I पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं I और V में, और हम इधर V और इसका लॉन्ग I अगर हम प्लॉट करते हैं ये ओ ओरिजिन, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये आएगा, राइट? तो ये VI ग्राफ है। अब देखिए जो ये R है, R होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये अभी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। R होते हैं रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो V ओवर I की रेशियो है वो डिस्टेंस देगी, ठीक है? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, राइट? ये हमारा ओम्स लॉ है। I is proportional to V या V is proportional to I, V is equal to RI। अब देखिए, अब हम ओम्स लॉ जो है डिड्यूस करते हैं। हमने इससे पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था VD का, E बाई M इंटू टॉर्क रिलैक्सेशन टाइम। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है V बाई L पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV बाई dr भी लिखते हैं, इक्वल टू V बाई L, V पोटेंशियल डिफरेंस और L जो है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, राइट? तो E की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, VT विल बिकम E बाई M और इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ इनटू टॉर्क, राइट? जो हमारा करंट था, करंट का फॉर्म था I इज इक्वल टू NEA VT ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर हम VT की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो हमने अभी करा। तो NEA VT हमारा है EV बाई ML इंटू टॉर्क, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? NE स्क्वायर A टॉर्क बाई ML इंटू V, राइट? ये इसका मतलब ये था I is equal to this I is equal to NE square A tau by ML into V over I। अगर मैं I से इसे डिवाइड कर देता हूँ, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा ML ओवर NE स्क्वायर A tau।
और वैसे V ओवर I किसके इक्वल था, R के इक्वल, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि R किसके इक्वल हो गया, ml ओवर ne स्क्वायर a tau, राइट। ये रेजिस्टेंस, और ये हमारा इस रिलेशन से हमने जो ये ओम्स लॉ था ये डिड्यूस करा। ओके, तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आर आई। ओम्स लॉ था I इज प्रोपोर्शनल टू V, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आर आई। ये हमारा ओम्स लॉ है। अब देखिए यहाँ से एक हमें बात पता चली रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस होता है रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। चलिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस, अभी जो हमने ओम्स लॉ किया, यहाँ पर जो V इक्वल टू आर आई, ये जो कांस्टेंट आया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से हमने रेजिस्टेंस बताया, और रेजिस्टेंस होता है V ओवर I, राइट। फिर हमने यहाँ पर ये जो ओम्स लॉ था ये यूज करा, तो ये जो V ओवर I की रेशियो थी ये ml ओवर ne स्क्वायर ए टॉप के इक्वल आया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसे थोड़ा कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम रेजिस्टेंस शुरू करते हैं। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए रेजिस्टेंस शुरू करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन पॉज्ड बाय द कंडक्टर, पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो जो करंट जो करंट फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन पे से कर रहा है, वो कंडक्टर जो है उनके पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। रेजिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन कोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। अब अभी जो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, आर था हमारा V ओवर I, तो हम इसे ये भी कहते हैं रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस लाइट अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस applied to the current flowing। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, वैसे ये है रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये हमारा रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है। अब देखिए जो पोटेंशियल है वो वोल्ट में और करंट है एम्पेयर में, तो वोल्ट पर एम्पेयर, और इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पेयर या ओम, हम इसे ओम, ये ओम का सिंबल है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है तो उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, राइट। 1 ओम is the electrical resistance of a conductor through which current of 1 ampere flows when 1
वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के एंड्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर अगर उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अब देखिए जो रेजिस्टेंस है उसे हम सर्किट डायग्राम में, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में ऐसे शो करते हैं, ये आर, राइट। ये हमारा एक टाइप से फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस शो करेंगे तो वो ऐसे शो करेंगे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल, राइट। और हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये और ये दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस के सिंबल। और देखिए जो रेजिस्टेंस है वो किस वजह से, मतलब कोई कंडक्टर किस वजह से रेजिस्टेंस रिड्यूस करता है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका आयंस और एटम्स के साथ जो फ्री कोलिजन्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, इट मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स आयंस के साथ जो फ्रिक्वेंटली कोलिजन्स होते रहते हैं, उस वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब अभी हमने रेजिस्टेंस का जो एक फॉर्मूला क्या था, अब होता है कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसकी लेंथ कम है उसका डिस्टेंस भी कम होगा। सिमिलरली डिस्टेंस होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है। इसका मतलब कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका डिस्टेंस कम होगा, राइट। अब लेंथ इंक्रीज करने पर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, लेंथ डिक्रीज करने पर डिस्टेंस डिक्रीज करता है। सिमिलरली एरिया इंक्रीज करने पर डिस्टेंस डिक्रीज करता है, और एरिया डिक्रीज करने पर डिस्टेंस इंक्रीज करता है। जो डिस्टेंस होता है वो जो कंडक्टिंग मटेरियल है, जो कंडक्टर है उसकी जो है बॉडी की प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की बॉडी की प्रॉपर्टी है, एक टाइप से हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये जो रो है इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखिए अगर कोई कंडक्टर यूनिट लेंथ है और उसका एरिया भी यूनिटी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो बॉडी की, कंडक्टर जो है उसकी। इट मीन्स डिफरेंट शेप और साइज के अगर कंडक्टर्स हैं और वो सेम मटेरियल के हैं, अगर सेम मटेरियल से हमने डिफरेंट रेजिस्टेंस बनाए
जिनकी लेंथ और एरिया शेप साइज डिफरेंट है, तो उन सबकी रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, सेम मटेरियल होने पर रेजिस्टिविटी सेम होगी, पर डिफरेंट शेप और साइज होने की वजह से उनका रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक टाइप से बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, और रेजिस्टेंस जो कंडक्टर है उसकी शेप साइज पे डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी मटेरियल जो भी कंडक्टर है उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टिविटी है, अगर हम किसी कंडक्टर या यूनिट लेंथ लेते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट ही है, राइट, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। कि हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एरिया भी यूनिटी है और लेंथ भी यूनिटी है, इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ अ मटेरियल। अगर कोई क्यूब है जिसकी लेंथ यूनिटी है, यूनिट है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अभी हमने जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किया था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किया था वो V ओवर I, या एक और हमने करा था ML ओवर NE स्क्वायर A टॉप। यहाँ पर देखा ML ओवर NE स्क्वायर टॉप, राइट, ये V ओवर I के लिखा। अब अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, R इज इक्वल टू M ओवर NE स्क्वायर टॉप, और ये जो L और A है इसे मैं अलग से लिख देता हूँ L बाई A। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। तो रो हो जाएगा M ओवर NE स्क्वायर टॉप, ये रेजिस्टिविटी का मतलब है। अब देखिए, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शन, राइट, ये होता है। और रेजिस्टिविटी M ओवर NE स्क्वायर टॉप, ये मटेरियल के लिए। तो रेजिस्टिविटी कैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जबकि रेजिस्टेंस कंडक्टिंग बॉडी की प्रॉपर्टी है, राइट। अब इसके हिसाब से ये जो हमने फॉर्मूला रो इक्वल टू M ओवर NE स्क्वायर टॉप है, अब हम इसे लिखते हैं, रो जो होता है वो N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, number density of electrons, and हो गया number density of electrons। and number of electrons per unit volume। रेजिस्टिविटी जो है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होती है, और रेजिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम की भी इनवर्सली प्रोपोर्शन में होती है। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो हम ये बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये भी है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि एन जो है ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। रेजिस्टिविटी जो होती है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शन, और रिलैक्सेशन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, राइट। और
जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, ये तो हमने बात करी डिस्टेंस की और रेजिस्टिविटी की। अब हम करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, जो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किया था, वो क्या था? एम ओवर एन ई स्क्वायर टॉ एल बाई ए, ये करा था, राइट? अब होता क्या है, जो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। यहां से देकर देखते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया, एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टॉ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब होता ये है कि जब हम किसी कंडक्टर का, मेटल मेटल की बात करते हैं अभी, मेटल कंडक्टर, जब हम किसी भी मेटल कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है कंडक्टर की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल कंडक्टर की है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो मेटल के आयंस, एटम्स होते हैं, उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। जो आयंस और एटम्स हैं मेटल में, उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। इट मीन्स वो मेन पोजीशन से जो है, या ये कह सकते हैं कि उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनका कोलिजन है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे नंबर, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स जो है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एन जो है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स जो है, जो कि एटम्स या आयंस के साथ होती है, वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, इंक्रीज कर जाता है। अब देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज किया, एन जो है, जो नंबर डेंसिटी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अनचेंज रहा। लेकिन जो एटम्स और आयंस थे, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स है वो इंक्रीज कर गई। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करने से जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वो डिक्रीज कर जाता है। इट मीन्स टॉ डिक्रीज कर दिया, और आर जो है डिस्टेंस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ है। टॉ के डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, राइट?
तो ये जो हमने करा वो मेटल कंडक्टर की बात कर रहे थे। मेटल कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो नंबर डेंसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कंडक्टर के एटम्स और आयंस वगैरह हैं उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कोलिजन्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाती है। फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होने शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाते हैं। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करने की वजह से आर इंक्रीज कर जाता है। तो एक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस जो है मेटल्स में ये है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है, ये मेटलिक कंडक्टर्स के लिए हमने कराया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। अब अगर हम इसका एक रिलेशन देखते हैं रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर, तो ये होता है आर टी। टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस होता है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स है, अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स है। हम जो रिलेशन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये जो डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर है। ये जो टी था ये टी एक्चुअली डेल्टा टी है, ये चेंज इन टेम्परेचर। ये जो टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर टू इज इक्वल टू आर वन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, चेंज जो भी है उसके इक्वल। ये इनिशियल रेजिस्टेंस है टी वन टेम्परेचर पर। ये जब टेम्परेचर इंक्रीज किया आर टू टी टू टेम्परेचर पर, अल्फा अल्फा जो होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। राइट। अब देखिए अगर मुझे यहाँ से अल्फा की वैल्यू चाहिए, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट की वैल्यू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी, अल्फा की वैल्यू। अल्फा जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए आर टी माइनस आर नॉट, अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, आर टी माइनस आर नॉट चेंज इन रेजिस्टेंस, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन डेल्टा टी। राइट। तो आप ये जो अल्फा है ये किसके इक्वल है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस या ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल रेजिस्टेंस मैंने ओ आर आई जी लिख दिया, शॉर्ट रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। राइट। अब देखिए अब चेंज इन रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस है, तो
ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, ये चेंज इन टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अल्फा की जो यूनिट होगी, अल्फा की जो यूनिट होगी वो जाएगी केल्विन -1 या डिग्री सेल्सियस -1, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन, राइट। ये अल्फा की यूनिट हो जाएगी। अब देखिए हम अल्फा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है। जिनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। जिनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है उनके लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, इट मीन्स मेटल्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज करता है, राइट। जो हमारे इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, राइट। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, इट मीन्स रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, राइट। अब देखिए जो हमारे रेजिस्टेंस हम बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाते हैं, वो हम एलॉयज की बनाते हैं, जैसे मैग्नीनियम, यूरेका, कॉन्स्टेंटल, ये हम यूज करते हैं। जो हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाते हैं, ये हम एलॉयज की बनाते हैं, जैसे मैग यूरेका, कॉन्स्टेंटल, एक्सेट्रा। ये इसलिए कि जो एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, जो एलॉयज होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और जो उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का अल्फा, उसकी बहुत स्मॉल वैल्यूज होती है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर चेंज होने पर भी बहुत माइन्यूट से चेंज होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होने पर भी रेजिस्टेंस जो है बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और ये जो एलॉयज होते हैं, इनसे जो हम रेजिस्टेंस बनाते हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस से बहुत कम अफेक्ट होते हैं। तो अगर हम मेनली देखते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को हम एलॉयज से बनाते हैं, क्योंकि इनके लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है,
जिसकी वजह से जो एलॉयज हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर निग्लिजिबली चेंज होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस निग्लिजिबली चेंज होगा। तो इसलिए हम जो स्टैंडर्ड कॉइल्स बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाते हैं, वो एलॉयज के बनाते हैं। अब देखिए, ये तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब एक बार, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी थी रो, ये था हमारा, इसका फॉर्मूला था m/n/e²। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जबकि रेजिस्टेंस जो कंडक्टिंग बॉडी की उसकी प्रॉपर्टी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शन और एवरेज रेजिस्टेंस टाइम के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं, हम मेटल्स की बात करते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ डेंसिटी जो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है एटम्स का, आयंस का, वो इंक्रीज कर जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी थर्मल स्पीड भी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से जो कोलिजन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन या कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है, जैसे अभी मैंने रेजिस्टेंस में ही बताया था आपको। तो सेम मैनर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल्स की रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, राइट। अब जो, जैसे हमने रेजिस्टेंस में करा, सेम उसी टाइप से ये रेजिस्टिविटी में है कि नंबर डेंसिटी का टेम्परेचर पे फर्क नहीं, टेम्परेचर का नंबर डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है क्योंकि डिक्रीज कर जाते हैं, इस वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसका जो रेजिस्टिविटी का हम एक रिलेशन यूज करते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो ये जो अल्फा है ये टेम्परेचर कोशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। अब जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जिनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब जो हमारे एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। अब जैसे नाइक्रोम है, नाइक्रोम जो होता है वो वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, जो रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम होती है ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, इसलिए हम स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स जो होते हैं वो एलॉयज के बनाते हैं मैग्नीशियम के, राइट।
तो जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, जैसे हमने अभी पहले ही करा था कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, रेजिस्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब अगर मैं सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, रेजिस्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनके लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब देखिए, अगर हम ये जो मेटल्स थे, जो मेटलिक कंडक्टर्स हमने करा था, उनका रो जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टिविटी जो है इंक्रीज कर जाती है। अगर हम रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो कॉपर के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसे आता है। ये लीनियरली वेरी नहीं करता, ये कुछ ऐसे करके वेरी करेगा। यहाँ पर रेजिस्टिविटी और यहाँ टेम्परेचर। ये हम अगर करते हैं तो ये मेटल्स के लिए, कॉपर के लिए ये जो है कॉपर के लिए हमने ड्रॉ किया हुआ है। मेटल्स जो है इसी टाइप का ग्राफ शो करते हैं जो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एलॉयस की, एलॉयस की अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एलॉयस के लिए, तो एलॉयस के लिए ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। ये रेजिस्टिविटी इधर टेम्परेचर, ये एलॉयस के लिए होता है। ठीक है, ये हमने जो करा है ये नाइक्रोम के लिए, नाइक्रोम एलॉय जो है ये उसके लिए हमने ग्राफ। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम के लिए करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो मैग्नीशियम जो है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। मैग्नीशियम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, ऐसे बिहेव करते ऐसे इंडिपेंडेंट है। तो ये ऐसे, ये मैग्नीशियम एलॉय। ये हमने रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ किया है एलॉयस के लिए। ये दोनों एलॉयस के लिए नाइक्रोम, मैग्नीशियम। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये कुछ ऐसे आएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, अगर हम इंसुलेटर्स के लिए बात करते हैं, इंसुलेटर्स होता क्या है कि इंसुलेटर्स के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है।
नेगेटिव होता है। कोशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट बिकम्स इनफाइनाइटली लार्ज एट टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो। तो हम जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके लिए जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उनके लिए भी कोशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा नेगेटिव होता है। ठीक है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रोलाइट्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है। तो रो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो था अभी हम कर रहे थे, ये हमने आज जो किया है, हमने पहले ओम्स लॉ किया, फिर हमने रेजिस्टेंस किया, रेजिस्टेंस के साथ हमने फिर ये जो था ये रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम बोलते हैं। फिर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस किया, उसमें मेटल्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स वगैरह के बारे में। फिर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन रेजिस्टिविटी करी, अभी जो लास्ट हमने ये टॉपिक किया था। हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है रेजिस्टिविटी की वो देखी, मेटल्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने इनका ग्राफ भी किया। राइट, तो उम्मीद है कि ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपके पास जो भी बुक है, आप लेक्चर देखने के बाद आप अपनी बुक से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए होंगे कि किस जो भी है, ग्राफ्स दिए हुए होंगे, ये सब आपने नोट भी कर लिया होगा। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फिर इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर डिपेंडेंसी आपने अच्छे से समझ ली होगी। राइट, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आप पहले लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद जो भी बुक है आपके पास वो बुक रीड कीजिए। बुक पढ़ने से आपको इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि सब आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए अब इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।